Hello students, welcome to my channel Science Fever by PJ. Students, I'm up with another video tutorial जिसमें कि हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं और हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस टॉपिक की आज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे हीमोस्टेसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर टॉपिक है दैट इज़ ब्लड कोएगुलेशन। उस ब्लड कोएगुलेशन के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप सारे फैक्टर्स के सीक्वेंस को इजीली याद रख सकते हैं। दैट इंट्रिंसिक पाथवे में कौन से सीक्वेंसेस होते हैं और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन से फैक्टर्स होते हैं, इन सब का सीक्वेंस आप इतने फिंगर टिप्स पर याद रख सकेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में इससे हेल्प ले सके, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो गाइज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कोई कंप्लीट सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि आर दिस सेल्स और नॉट। तो प्लेटलेट्स जो है वो कंप्लीट सेल्स नहीं है, वो तो एक बड़ी सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हियर यू कैन सी, ये जो सेल है इस सेल ने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं। इन फ्रेगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे रेड बोन मैरो के अंदर मिलने वाली हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं इनका नाम होता है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल्स जो है वो प्लेटलेट बनाने के लिए जब कमिट हो जाती हैं तब ये मेगा कैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स हैं ये आगे प्रो मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्रो मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं वो आगे चल के मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर मेगा कैरियोसाइट्स। और जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं वो प्लेटलेट्स में जाकर ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती हैं जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। अब एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि सेल के अंदर केवल एक न्यूक्लियस होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस था, लेकिन जब ये अपने अपने फ्रेगमेंट्स में टूटती है तो इन प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, केवल एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिससे कि एक पतला सा साइटोप्लाज्म घिरा हुआ रहता है, ठीक है, सराउंडेड रहता है। तो प्लेटलेट्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की तरफ एक ब्लूइश कलर का साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर पर्पल कलर की कुछ ग्रेन्यूल्स मिलती हैं, ठीक है, पर्पल कलर की ग्रेन्यूल्स मिलती हैं। सो दिस इज़ प्लेटलेट। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटलेट के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की विच इज़ नोन एज हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसे कहते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है, हीमोस्टेसिस जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। तो हीमोस्टेसिस वर्ड का मतलब होता है हीमो यानी कि ब्लड, स्टेसिस यानी कि स्टॉपेज यानी उसे रोकना। अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है हमें तो उस ब्लीडिंग को रोक देना, उसको स्टॉप कर देना, दैट इज़ हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस का जो प्रोसेस है उसमें मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपको कहीं पर वेसल इंजरी हो गई है, कहीं पर चोट लग गई है तो उसके बाद 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है वैस्कुलर स्पैज्म, दूसरा होता है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा होता है कोएगुलेशन, चौथा स्टेप मैं आपको बता देती हूँ दैट इज़ क्लॉट रिट्रैक्शन, ठीक है। और ये 4th स्टेप है। और 5th स्टेप होता है फाइब्रिनोलिसिस, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। हर एक स्टेप के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा या करूँगी। इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेस्कुलर स्पैज्म की। तो वेस्कुलर स्पैज्म एक्चुअली है क्या। तो आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी हमें कहीं पर भी चोट लगती है, ठीक है,
ये हमारी वेसल है, इस वेसल में हमें चोट लग गई है और ये नीचे हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं, यानी हमारी स्किन है, बाहर वाला पार्ट है स्किन का जहाँ पर ये है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा नीचे की तरफ हमारी स्मूथ मसल सेल्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, दीज आर स्मूथ मसल सेल्स। और इसके अलावा यहाँ पर एक और टाइप के सेल्स हैं जिन्हें हम पेन रिसेप्टर्स कहते हैं या नॉसी रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके की पूरी स्ट्रक्चर है और ये जो है वो है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। अब हमें सपोज़ इस जगह पे इंजरी हो गई है, ठीक है। तो इंजरी होने पर क्या होगा, सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि हमारी जो वेस्कुलर या फिर जो हम कह सकते हैं हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो ये कोशिश करती हैं कि ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, इसका जो ये विड्थ है ना इसको कम कर दें, इसको थोड़ा सा सिकुड़ दें, ठीक है। अगर ये सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा कि जो ब्लीडिंग बाहर हो रही है, जो भी ब्लड निकल रहा है बाहर, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ यहाँ पे ब्लड निकलता हुआ, तो अगर जैसे हमारा ब्लड बाहर फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो होना बंद हो जाए किसी भी तरह से, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। वो क्या होता है कि हमारी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हमारी जो ये हैं ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएं और उनमें से ब्लड का फ्लो कम हो जाए, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, दैट इज़ नोन एज वेस्कुलर स्पैज्म, इसी को बोलते हैं वेस्कुलर स्पैज्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम ये देखेंगे कि इस वेस्कुलर स्पैज्म के कौन कौन से स्टेप होते हैं या फिर किस किस तरह से ये वेस्कुलर स्पैज्म हमें हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर नर्वस रिफ्लेक्सेस, दूसरा है लोकल मायोजेनिक स्पैज्म, लोकल ह्यूमरल फैक्टर्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये 4 स्टेप्स नहीं बोल सकते, इन्हें बोल सकते हैं कि ये 4 तरीके हैं जिनसे कि वेस्कुलर स्पैज्म हो सकता है, ठीक है। तो अब हम एक एक तरीके की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नर्वस रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा नर्वस रिफ्लेक्सेस को समझने के लिए। ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। इस ब्लड वेसल में यहाँ पर इंजरी हुई है और इधर है नीचे की तरफ हमारे कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, और इससे भी नीचे की तरफ है हमारी स्मूथ मसल सेल्स और इनके बीच में है यहाँ पर बीच में प्रेजेंट है पेन रिसेप्टर्स या जिन्हें हम नॉसी रिसेप्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब नर्वस रिफ्लेक्स, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, नर्वस रिफ्लेक्स की, ठीक है। नर्वस रिफ्लेक्स कैसे होता है, तो जब भी हमें चोट लगती है तो उसके बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लड का फ्लो होने लग जाता है नीचे की तरफ, यानी हमारे स्किन की तरफ, है ना, ब्लड का फ्लो होने लग जाता है और साथ में कुछ हमारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी यहाँ पर आने लग जाती है कि भाई अगर चोट लगी है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, वहाँ पर कई बार सूजन आ जाती है, रेडिशनेस आ जाती है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेमेशन वाली जो सेल्स आती हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करने लग जाती हैं, जिनमें से कुछ है जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। इसके अलावा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हैं हिस्टामीन्स, ठीक है। ये इकट्ठे होने लग जाते हैं यहाँ पे ब्लड के साथ साथ नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पेन रिसेप्टर्स है ना, ग्रीन वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। तो
हुआ क्या कि जो ब्लड फ्लो हुआ, जहाँ पर भी इंजरी हुई वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड फ्लो होने लगा, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि कुछ केमिकल्स भी रिलीज़ होने लगे, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामिन, ये 3 मेन है। और ये जो केमिकल्स हैं उन्होंने पेन रिसेप्टर्स या नोसी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दिया। नोसी रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट हुए उन्होंने इस सिग्नल को कहाँ तक पहुँचाया, हमारे ब्रेन तक पहुँचाया कि भाई यहाँ पर हमें चोट लग गई है। और ब्रेन से ये सिग्नल कहाँ तक पहुँचा, आपकी स्मूथ मसल्स तक, ये जो ब्लैक वाली आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स तक ये सिग्नल पहुंचा और स्मूथ मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। स्मूथ मसल्स जैसी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। अब समझ आया कि नर्वस रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं। इसके बाद जो दूसरा टेक्निक है दैट इज़ लोकल मायोजेनिक मैकेनिज़्म। लोकल मायोजेनिक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि जो हमारी ये होती हैं लोकल मायोजेनिक मैकेनिज़्म में जो हमारी अगर स्मूथ मसल्स अगर उनको डायरेक्टली चोट लगती है, यानी कि इंजरी जो है वो इतनी गहरी है कि वो स्मूथ मसल्स को भी इंजर कर दे, तो हमारी स्मूथ मसल डायरेक्टली खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं। दिस इज़ लोकल मायोजेनिक स्पैज़म। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है इस वेस्कुलर स्पैज़म के लिए, एंड दैट इज़, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, यहाँ पर मैं आपको बना देती हूँ, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, उन एंडोथेलियल सेल्स से एक केमिकल रिलीज़ होने लग जाता है जैसी इंजरी होती है, वो होता है एंडोथेलिन, ठीक है। एंडोथेलिन नाम का केमिकल रिलीज़ होने लग जाता है। ये एंडोथेलिन डायरेक्टली स्मूथ मसल सेल से पर जो रिसेप्टर हैं उनसे बाइंड हो जाता है और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स से भी थ्रोम्बोक्सिन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ होता है। थ्रोम्बोक्सिन, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो वो जो थ्रोम्बोक्सिन है वो भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेस्कुलर स्पैज्म का प्रोसेस होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। जो पीछे आप डायग्राम देख रहे हैं ना, इस डायग्राम में यही हो रहा है कि हमारी जो ब्लड वेसल है वो इतनी चौड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक की उसकी विड्थ थी, लेकिन जब जैसे ही स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो इतनी पतली उसकी विड्थ रह गई, ठीक है। तो यही है लोकल मायोजेनिक स्पैज्म, नर्वस रिफ्लक्स, और इनकी मदद से वेस्कुलर स्पैज्म का प्रोसेस होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन की। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आपको इंजरी हुई है ना, वहाँ पर एक प्लेटलेट्स का प्लग या एक ढक्कन जैसा बन जाता है। मतलब बहुत सारी प्लेटलेट्स उस जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और वो कोशिश करती हैं कि ब्लड फ्लो को ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाएँ, ठीक है। तो जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। प्लेटलेट अडहेशन, दूसरा प्लेटलेट रिलीज़ रिएक्शन, और तीसरा होता है प्लेटलेट का एग्रीगेशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटलेट अडहेशन की। तो आपको सपोज़ आपकी ये ब्लड वेसल है और इसमें आपको इस जगह पर इंजरी हुई है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि ब्लड का फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स हैं ब्लड वेसल की, उन एंडोथेलियल सेल्स में अगर रप्चर हो जाता है, कहीं पर उनमें चोट लग जाती है, एंडोथेलियल सेल्स भी अगर टूट जाती हैं कहीं से, तो उनके अंदर से एक फैक्टर रिलीज़ होने लग जाता है, ठीक है। ये फैक्टर जो है वो रिलीज़ होने लग जाता है। इस फैक्टर का नाम है वॉन विलब्रैंड फैक्टर, ठीक है। वॉन विलब्रैंड फैक्टर रिलीज़ होने लग जाता है और ये जो वॉन विलब्रैंड फैक्टर है वो हमारी प्लेटलेट से अटैच हो जाता है। अब हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड में नॉर्मली घूम रही होती हैं इधर से उधर, ठीक है। तो इनमें से जैसे ही कोई प्लेटलेट वॉन विलब्रैंड फैक्टर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये प्लेटलेट, इस पर ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बी नाम से रिसेप्टर होंगे। ये रिसेप्टर वॉन विलब्रैंड फैक्टर से बाइंड हो जाते हैं। तो जैसे ही प्लेटलेट वॉन विलब्रैंड फैक्टर से बाइंड हुई तो वो उस इंजर्ड वाले पार्ट पर
इकट्ठी होने लग जाती है, यानी कि चिपक जाती है। इसे हम बोलते हैं प्लेटलेट अडहेशन। ठीक है, सबसे पहली प्लेटलेट चिपक गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। जैसे ही ये प्लेटलेट यहाँ पर अडहेर हो जाती है, तो अडहेर होने के बाद ये क्या करती है, कुछ केमिकल्स का रिलीज़ करती है, थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है और कुछ केमिकल्स का रिलीज़ करने लगती है। ठीक है, इन केमिकल्स में मेनली केमिकल्स होते हैं ADP, दूसरा थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन, और साथ में होता है सेरोटोनिन। ठीक है, ये जो 3 केमिकल्स हैं ये मेनली यहाँ से रिलीज़ होने लग जाते हैं प्लेटलेट के अंदर से। और ये जो प्लेटलेट है ये क्या करती है, इसमें से ये जो फैक्टर्स हैं ये रिलीज़ होंगे और ये फैक्टर्स जो दूसरी प्लेटलेट्स हैं ना ब्लड के अंदर, उन प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो बाकी की प्लेटलेट्स भी थी ना, वो भी उस वाली प्लेटलेट का सिग्नल सुन के, उसका अलार्म सुनकर उधर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, तो वो समझती हैं कि यहाँ पर कुछ तो भी इंजरी हुई है, तो उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए, फाइट करना चाहिए, वहाँ पर क्लॉटिंग के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो वो सारी की सारी प्लेटलेट्स वहाँ पर आने लग जाती हैं। इसे बोलते हैं प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में क्या होता है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन में जो 2 प्लेटलेट्स हैं, यानी जो प्लेटलेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, वो वाली प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट के साथ बाइंड हो जाती है। ठीक है, एक दूसरे से ये बाइंड हो जाती हैं और वहाँ पर प्लेटलेट प्लग बनाती हैं। तो इन्हें बाइंड होने के लिए इन पर कुछ रिसेप्टर्स मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं GP, 3rd B, 2nd A। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फाइब्रिनोजन के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सारी प्लेटलेट्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और इस जगह पर एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, एक बड़ा सा प्लेटलेट प्लग बन जाता है, मोटा सा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों स्टेप्स के थ्रू प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो प्लेटलेट प्लग होता है वो कैसा होता है, वो होता है थोड़ा सा लूज़, यानी कि अभी भी ब्लीडिंग पूरी तरह से नहीं रुकी है। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए एक दूसरे स्टेप की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और वो स्टेप है कोएगुलेशन। ठीक है, तो कोएगुलेशन का जो स्टेप होता है इसका मतलब होता है क्लॉट फॉर्मेशन या अल्टीमेट स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिनेज से प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन, और तीसरा स्टेप होता है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्जन। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी स्टेजेस के बारे में, यानी कि एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर कहीं पर इंजरी हुई तो वहाँ के टिश्यूज़ एक्सपोज हो जाते हैं और उनसे केमिकल्स रिलीज़ होने लग जाते हैं। ये केमिकल्स इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स में चेंज कर देते हैं। लगभग 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, तो ये 13 के 13 एक्टिवेट हो जाते हैं और इनसे अल्टीमेटली क्या बन जाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज बन जाता है, या जिसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी कहते हैं। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये आगे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन एक मैश वर्क बना लेता है और प्लेटलेट प्लग के ऊपर जमा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये क्लॉट बन जाता है और हमारा ब्लड का फ्लो है वो कम्प्लीटली रुक जाता है। तो अब हम एक एक स्टेप के बारे में देखेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो था इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको दोनों पाथवे जो है वो एक साथ बता देती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ये है इंट्रिंसिक पाथवे और इधर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दोनों ही पाथवे में कुछ फैक्टर्स कॉमन होते हैं, है ना, जैसे कि 10th फैक्टर, इसके अलावा फैक्टर 5th, इसके अलावा फैक्टर 2nd और फैक्टर 1st। फैक्टर 2nd तो है, हम जानते हैं, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन, और 1st फैक्टर जो है वो फाइब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसे भी फैक्टर 1st ही बोलेंगे। तो ये हैं कुछ फैक्टर्स, ये चारों के चारों कॉमन होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में। लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अलग भी होते हैं, जैसे कि
इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो स्टार्ट होता है फैक्टर 12 से, ठीक है, फैक्टर 12 से। फैक्टर 12 जो है उसे एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ी मैकेनिज़्म होती है कि जो हमारा प्लेटलेट प्लग बना था ना, मैं यहाँ पर आपको प्लेटलेट प्लग बता देती हूँ। ये है हमारा यहाँ पर बना है हमारा प्लेटलेट प्लग। तो प्लेटलेट प्लग जो रहता है ना, उसकी यानी प्लेटलेट्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन पर फॉस्फेटिडाइलसिरीन की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये सब तरफ नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही ब्लड में घूम रहा फैक्टर 12 इस नेगेटिव चार्ज को ऑब्जर्व करता है तो वो तुरंत इसकी तरफ भागने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जो फैक्टर 12 है उसे एक्टिवेट कौन करता है? उसे एक्टिवेट करता है प्लेटलेट प्लग पर मौजूद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 12 फिर आगे फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 11 आगे फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 9 जो है वो फैक्टर 8 के साथ मिलकर, वो किसके साथ मिलकर? फैक्टर 8 के साथ मिलकर, ये दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट कर देते हैं? फैक्टर 10 को, ठीक है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देते हैं। ये था हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। ये इंट्रिंसिक पाथवे जो है ना, ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है और इसमें लगभग 4 से 6 मिनट लगते हैं, यानी ब्लड क्लॉट होने में। तो अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ब्लड लेंगे ना, तो थोड़ी देर में यानी कि 5-6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो ब्लड धीरे धीरे क्लॉटिंग होने लग जाती है, वो थिकन होने लग जाता है। तो वो किस वजह से होता है? इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इसे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसके सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर। तो इसलिए जहाँ पर भी आप उस ब्लड को रखोगे वहीं पर ये इजीली क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। तो इट डजंट नीड एनीथिंग एल्स। तो अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे की। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है बहुत फास्ट होता है और इसको लगभग 30 सेकेंड के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए हमें इंट्रिंसिक पाथवे के कुछ केमिकल्स या कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये इंट्रिंसिक पाथवे पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप ब्लड को बाहर टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो वहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे की वजह से क्लॉटिंग नहीं होगी। किसकी वजह से होगी? इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से होगी, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे कब स्टार्ट होता है? तो जब भी हमारा जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, ये प्लेटलेट प्लग है बीच में मैंने बनाया है, प्लेटलेट प्लग के दोनों तरफ एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इन एंडोथीलियल सेल्स में से जैसे ये रप्चर होती हैं तो इनमें से कुछ टिश्यू फैक्टर्स रिलीज़ होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो टिश्यू फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर 3 ही होता है। फैक्टर 3 क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है इन एंडोथीलियम की वजह से, तो ये एक्टिवेट होकर किसको एक्टिवेट कर देता है? फैक्टर 7 को। और फैक्टर 7 जो है वो आगे फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सारे स्टेप्स बराबर चलते हैं कि फैक्टर 10 जो है वो फैक्टर 5 को, फैक्टर 5 फैक्टर 2 को और फैक्टर 2 फैक्टर 1 को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आप कहेंगे कि मुझे ये इतना अच्छे से याद कैसे है? मैंने आपको एक झटके में बता दिया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, जबकि बहुत लोगों को याद रखने में से बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपको ये एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ इसे याद रखने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे और यहाँ लिखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। और बीचों बीच हम लिखेंगे फैक्टर 10 को। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन होता है। फैक्टर 10 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 5 to 1, ठीक है। ये 5 to 1 लिख देंगे क्योंकि ये चारों के चारों इनमें कॉमन होते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे की सबसे पहले। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? आप स्टार्ट करेंगे 12 से, लेकिन आप 10 को स्किप कर देंगे, ठीक है। तो 12 से स्टार्ट करो, काउंट डाउन 12, 11, 10 को स्किप करो, 9 एंड देन 8, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और 8 के बाद फिर 10, क्योंकि 10 हमने बीचों बीच लिखा था, ये कॉमन है दोनों में। यहाँ तक आया। अब इसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे को याद रखने का तरीका। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को आप कैसे याद रखेंगे? 3 और 7,
ठीक है, अब इन्हें भूल भी सकते हैं तो, लेकिन इसे याद रखने का तरीका क्या है, 3 + 7 कितना होता है, 10। तो 3 + 7 10 होता है, इस तरह से। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद 10 के बाद जो है 5 2 1, इन्हें कैसे याद रखें, तो 5 × 2 × 1 = कितना होता है, 10। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 के बाद 5 2 1 आएगा। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में मैं वापस से रिकैप कर देती हूँ, 12 11, 10 को स्किप करो 9 और 8, और इसके बाद 10 हमने बीचों बीच लिखा है विच इज़ कॉमन, है ना। और इसके बाद 5th फैक्टर आएगा, और फिर 2nd आएगा, और फिर 1st आएगा। तो 12 जो है वो 11 को एक्टिवेट करता है, 11 9 को एक्टिवेट करता है, 9 8 को एक्टिवेट करता है, 8 जो है वो 10 के साथ मिलकर 5th को एक्टिवेट करते हैं, और 5th जो है वो 10th जो है वो 5th के, सॉरी तो इस तरह से मैं एक बार वापस से रिकैप कर देती हूँ आपका कि इंट्रिंसिक पाथवे में 12 जो है वो 11 को एक्टिवेट करता है, 11 9 को एक्टिवेट करता है, 9 8 के साथ मिलकर 10 को एक्टिवेट करता है, 10 5th को एक्टिवेट करता है, 5th से 2nd और 2nd से 1st एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम देखेंगे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में 3 7 को एक्टिवेट करता है, 7 10th को एक्टिवेट करता है, फिर 10th के बाद 5th 2nd और 1st। तो इस तरह से इनको आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका हुआ कोएगुलेशन प्रोसेस को। अब अल्टीमेटली होता क्या है कोएगुलेशन प्रोसेस में कि जैसे ही फर्स्ट फैक्टर यानी फाइब्रिनोजन जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल पर प्लेटलेट प्लग बना था ना, जो प्लेटलेट प्लग बना था, उस प्लेटलेट प्लग के ऊपर फाइब्रिन जमा होने लग जाता है, फाइब्रिन का मैशवर्क बन जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो फाइब्रिन एक्टिवेट हुआ है ना, ये फाइब्रिन पहले पॉलीमराइज होगा। ठीक है, फाइब्रिन के पॉलीमर्स बनते हैं, और फैक्टर 13 यहाँ पर काम आता है इस काम के लिए। फैक्टर 13 क्या करता है, फाइब्रिन के मॉलिक्यूल्स की क्रॉस लिंकिंग कर देता है। ठीक है, और ये जो क्रॉस लिंक्ड वाला फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन यहाँ पर प्लेटलेट प्लग के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एक जाली जैसी ऊपर बन गई है, जिसकी वजह से प्लेटलेट प्लग को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल गई है, और इस तरह से ब्लड का जो फ्लो है वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो होता है क्लॉट फॉर्मेशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी समरी। तो समरी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी ब्लड वेसल डैमेज हुई, डैमेज होने के बाद ब्रोकन वेसल, और इसमें से ब्लड रिलीज़ हो रहा है। लेकिन ब्लड रिलीज़ होने से रोकने के लिए वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर रिलीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी प्लेटलेट्स आपस में अडहेर होने लग जाती हैं, उनका एग्रीगेशन हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ब्लड कोएगुलेशन का, जिसमें कि क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन अपना एक मैशवर्क बना लेता है प्लेटलेट प्लग के ऊपर, और जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। इस तरह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। तो ये है पूरी समरी इसकी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे कि क्लॉट रिट्रैक्शन और फाइब्रिनोलिसिस क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको क्लॉट बन जाता है कहीं पर, यानी इंजरी होने पर वहाँ पर अगर ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा बेकार सा दिखने वाला क्लॉट बनता है ना, रेडिश कलर का। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, और वहाँ पर स्किन आ जाती है वापस से नॉर्मल। तो वो स्किन कैसे आती है, वो क्लॉट कहाँ जाता है, तो उस सबको हम बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन एंड फाइब्रिनोलिसिस। तो क्लॉट रिट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि क्लॉट का वहाँ से हट जाना, रिमूव हो जाना या रिपेयर हो जाना। ठीक है, तो ये जो क्लॉट रिट्रैक्शन है वो कैसे होता है, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि ये है आपकी एंडोथेलियल सेल्स, ये है आपकी ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल की एंडोथेलियल सेल्स हैं 2। ठीक है, जिनके बीच में प्लेटलेट प्लग बना था। तो प्लेटलेट प्लग की जो प्लेटलेट है ना, सपोज इसके 2 हाथ हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोल रहे हैं, एक को बोल रहे हैं एक्टिन और एक को बोल रहे हैं मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन के बने हुए ये हाथ हैं दोनों के दोनों। अगर मैं इन एक्टिन मायोसिन के हैंड्स को एक दूसरे की तरफ खींचूं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये हैंड्स एंडोथेलियल सेल्स को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे, और एंडोथेलियल सेल्स आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ये चिपकेंगी तो यहाँ से क्या होगा, बीच में से प्लेटलेट वाली जगह से कुछ लिक्विड जैसा रिलीज़ होने लग जाएगा, कुछ स्क्वीज़ होगा, मतलब
ये से स्क्वीज़ करेंगे और यहाँ से सीरम रिलीज़ होने लग जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एंडोथेलियल सेल्स आपस में चिपक गई और उन्होंने नई स्किन लेयर का फॉर्मेशन कर दिया और साथ में वहाँ से बीचों बीच में से सीरम भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो क्लॉट है वो वहाँ से गायब होने लग जाता है। अब प्लेटलेट्स का तो गायब होना इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब फाइब्रिन कहाँ गया लेकिन, तो फाइब्रिन का गायब होना हम समझ सकते हैं कैसे, कि यहाँ पर है जैसे फाइब्रिन का मैश वर्क। ठीक है, तो ये जो फाइब्रिन का मैश वर्क है इसे खाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, दैट इज़ प्लाज्मिन। ठीक है, तो प्लाज्मिन एक सब्सटेंस होता है। तो हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ना, वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देती हैं। और ये प्लाज्मिन जो है ना, इसको फाइब्रिन बहुत पसंद है, मतलब इसको फाइब्रिन खाना बहुत पसंद है। तो ये क्या करता है, इस फाइब्रिन को खाने लग जाता है, धीरे धीरे उसे डाइजेस्ट करने लग जाता है और यहाँ से फाइब्रिन गायब हो जाता है। तो इस तरह से एंडोथेलियल सेल्स आपस में चिपक गई, जिसकी वजह से नई स्किन सेल्स आ गई। और एक और फैक्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करता है ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट से एक ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है, PDGF। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर है ना, ये भी यहाँ पर काम करता है नई स्किन सेल्स को लाने के लिए, माइटोसिस के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से जो हमारी नई स्किन है वो यहाँ पर आ जाती है और जो क्लॉट है वो धीरे धीरे रिट्रैक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये जो क्लॉट रिट्रैक्शन और फाइब्रिनोलिसिस का जो प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो आई होप गाइज आप सभी को ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिले। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं हर वीक लगभग 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड करती हूँ रिगार्डिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को आप इस तरह से अपने क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।